हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। और शुरू कहाँ से होती है? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 टू द पावर n अंक, तो देख लीजिए वैल्यू हम n के स्थान पर पुट करेंगे बारी बारी से। 1 2 3 4। देखिए 6 टू द पावर n ये दिया हुआ है, तो हम जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1। n के स्थान पर 1 हम लिए हैं, तो ये हो जाएगा 6। अब दूसरा लेंगे, जब n इज इक्वल टू 2 तो 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2। n के स्थान पर 2 हो गया, तो 6 इंटू 6 36। जब n इज इक्वल टू 3 तो 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर तो नहीं समाप्त हुई है। देख लीजिए लास्ट यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ भी लास्ट 0 नहीं है। तो अब हम कुछ लिखते हैं। अतः n के किसी मान के लिए शून्य नहीं आ सकता, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 है, जो 2 इंटू 5 टू द पावर n का रूप नहीं है। 2 इंटू 5 के पावर n, इसका क्या मतलब? देख लीजिए, हम रफली यहाँ लिख देते हैं। यहाँ 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 टू द पावर n, तो n के स्थान पर हम 1 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। अब 2 इंटू 5 यानी 10, 10 टू द पावर n के स्थान पर हम 2 ले रहे हैं, तो 2। 10 इंटू 10 यानी 100। अब n के स्थान पर हम 3 ले रहे हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। यानी कि अगर 2 इंटू 5 टू द पावर n रहता तब यहाँ 0 आता लास्ट में, लेकिन वो है नहीं। वो 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 है, जो 2 इंटू 5 टू द पावर n का रूप नहीं है। तो अब हम फिर लिखते हैं, चूंकि इकाई अंक में शून्य आने के लिए संख्या का गुणनफल
कम से कम 2 × 5⁻n का होना जरूरी है। यहाँ से हम देख लिए हैं 2 × 5⁻n, तो लास्ट में यहाँ देखिए इकाई अंक पे 0 आ रहा है, तो इसलिए 2 × 5⁻n का होना जरूरी है। इसीलिए 6⁻n के इकाई अंक में शून्य नहीं आ सकता। किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। यहाँ देख लीजिए, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, इसको हम अंडरलाइन कर लिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ हम वैल्यू पुट किए हैं सबसे पहले n = 1 2 3। आप कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा 4 5 6 7 कुछ भी, तो यहाँ इकाई के स्थान पे शून्य नहीं आएगा 6⁻n वैल्यू के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो आइए देखते हैं कि क्यों है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं वह पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 6 8 9 ... तो ये हुआ भाज्य संख्या। जो देख लीजिए 4 अगर हम देखते हैं तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से और 4 से भी, यानी स्वयं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ देख लीजिए मल्टीप्लाई में है और यहाँ प्लस में है, तो ये एक पार्ट हमारा हो गया और ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड। अब यहाँ से हम दोनों में 13 है, देख लीजिए 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 7 × 11 + 1 यहाँ से कॉमन लिए हैं तो 1 यहाँ का रह गया। अब देख लीजिए 13 × 7 × 11 77 + 1, तो यहाँ हो गया 13 × 78 × 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू जितना आएगा वही इससे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अब देख लीजिए भाज्य संख्याएं वह पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी कि जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। यानी इसको 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2 × 2 × 1। 6 को देख लीजिए 2 × 3 × 1, यानी ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए यहाँ देख लीजिए 1 2 3, यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इसलिए हम कहेंगे इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड
होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। अब अगला देख लीजिए, अगला में दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। लिख लेते हैं यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए, एक पार्ट हो गया, सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ +5 है, तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 दोनों में है। यहाँ से हम 5 ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ कितना बचा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 6 42 × 4 × 3 12 × 2 24 + 1। अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 8 6 + 4 10, 8 + 1 9 + 1 10, यानी 5 × इसका वैल्यू कितना आ गया 1008 + 1, तो 5 × ऐड कर लीजिए 1009। फिर यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसका भी देख लीजिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कुछ हमारा वैल्यू आ गया, तो उसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उस वैल्यू से भी डिवाइड हो जाएगा, 1009 से डिवाइड कीजिएगा तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ का फिर से लिख दे रहे हैं, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन 6, यहाँ से हम सॉल्व किए हैं, 13 दोनों में था इसलिए 13 कॉमन ले लिए, जो बाकी का बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ 1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। सेम उसी तरह से इसमें भी किए हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए हैं क्योंकि दोनों में कॉमन था, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ भी देख लीजिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आइए सॉल्व करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट, यानी अगर हम एक मैदान बना लेते हैं, ये मैदान हो गया, ये ट्रैक हो गया। अब यहाँ से इसको हम रवि मान ले रहे हैं, इसको सोनिया,
अब देख लीजिए, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट, यानी रवि अगर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो इसको 12 मिनट लगेगा। और सोनिया को 18 मिनट, यानी सोनिया यहाँ से यहाँ अगर जाएगी तो उसको 18 मिनट। तो जब रवि अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा तो सोनिया उसी टाइम में कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी तरह से मान लीजिए रवि फिर से एक बार चक्कर लगाना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया फिर से अगला 12 मिनट में, फिर सोनिया कहीं ना कहीं उससे आगे या पीछे हो सकती है। तो इसी तरह से कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए यही एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर दोनों एक साथ मिलेंगे, तो वो टाइम कौन सा होगा? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 18, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो देख लीजिए 18 का एलसीएम, फिर 12 मिनट लगता है रवि को, तो 12 का एलसीएम। तो आइए फैक्टराइज करते हैं 18 को 2 से, कितना 9, फिर 3 1, यानी जितना से हम लगाते हैं उतना डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 2 से तो 18 में डिवाइड कर दिया 9, 9 में 3 से डिवाइड कर दिए 3, इस तरह से फैक्टराइज कर दिए। तो कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 12 को अब कर दीजिए 2, कितना हो गया 6, फिर 2 से लगाए 3, फिर 3 से लगा दीजिए 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, तो यहाँ से 2 एक बार लिखेंगे, यानी 2 को 1 टाइम। अब 3 दोनों में कॉमन है तो इसको भी 1 टाइम, और जो बच गया उसको भी लिखेंगे, यानी इसमें क्या बचा तो 3 और इसमें 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36। तो पूछ क्या रहा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितना 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।